हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल शास्त्र। आज हम लोग अगस्त कॉम्ट जो हमारे अनदर थिंकर हैं जिनके बारे में काफ़ी ऑब्जेक्टिव बेस्ड सोशोलॉजी एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, कौन कौन से उन्होंने टॉपिक्स दिए थे, उनकी क्या विचारधारा थी, क्या उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड था उनका। हम उन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ भारती। आई हैव डन BA in English Honours, Masters in Sociology, B.Ed, UGC NET I have qualified twice, JRF and CTET. So now let's get started. ये थे हमारे अगस्त कॉम्ट। अगर हम बात करें उनके बैकग्राउंड की तो उनका बर्थ 19 जनवरी 1798 फ्रांस में हुआ था और डेथ 5 सितंबर 1857 पेरिस में हुई थी। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि इनकी प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ याद रखना ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी बार एग्जाम में सीक्वेंस में लगाने के लिए या कालक्रम में लगाने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको डेट एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अप्रॉक्स याद रखना जरूरी है। और उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी याद रखना जरूरी है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। काफी बार मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि उनके ऊपर किनका इन्फ्लुएंस था तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो मिलता है सेंट सिमोन का। Comte's work attempted to remedy the social disorder caused by French Revolution. उन वो जानना चाहते थे कि जो उस समय पे सोशल डिसऑर्डर हो रहा था, नहीं जो सामाजिक अव्यवस्था फैल रही थी ड्यू टू मेनली फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण उस और जो सोसाइटी थी, जो एक पुरानी सोसाइटी थी उससे जो नई सोसाइटी बन रही थी उसके पीछे क्या कारण रहे थे, वो एक नए तरीके से जानना चाह रहे थे। और उनका मानना था कि इन सब चीजों के लिए एक नई साइंस की जरूरत है, जिसको उन्होंने पॉजिटिविज्म की बात की यानी कि प्रत्यक्षवाद की बात की। उनके ऊपर 19th सेंचुरी के जो मेजर फिलोसोफर्स थे, मेजर सोशल थिंकर्स थे, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉर्ज इलियट, इनका इम्पैक्ट देखने को भी मिलता है। अगर हम बात करें, कॉम्टे का नाम केवल इसलिए ही फेमस नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी जो सामाजिक विचारधारा जो सोशल आइडियोलॉजी थी उसका आधार जो है, उसका बेस जो था वो इमेजिनेशन को रखा था, इमेजिनेशन को नहीं रखा था। बल्कि उनका जो बेस था वो क्या था, वैज्ञानिक तथ्य निरीक्षण, यानी कि हम लोग बात करें अगर तो वैज्ञानिक तथ्य मतलब साइंटिफिक एविडेंस, इंस्पेक्शन, रिसर्च और क्लासिफिकेशन। उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने नींव दी थी सोशोलॉजी की। उन्होंने डेफिनेशन दी थी एक सोशोलॉजी की जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी, वो हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। ही फेल्ट दैट नीड ऑफ साइंस दैट कुड स्टडी, एक ऐसी साइंस या एक ऐसे विज्ञान की जरूरत है जो कि उस समय में जो सोशल इवेंट्स हो रहे हैं उनको पढ़ सके। इसलिए उन्होंने एक नई साइंस को जन्म दिया जिसको उन्होंने पहले बोला सोशल फिजिक्स, लेकिन बाद में उन्होंने क्या नाम दिया उसको, सोशियोलॉजी। ये ध्यान रखना है हमें, पहले उन्होंने उसको भौतिक शास्त्र बोला था, बाद में समाज शास्त्र नाम दिया था। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भौतिक शास्त्र यानी कि सोशल फिजिक्स जो था वो क्विटलिटिक थिंकर थे, उन्होंने पहले दे दिया था, लेकिन इन्होंने इसलिए बाद में चेंज किया। कॉम्टे हिमसेल्फ चेंज द नेम गिवन फ्रॉम सोशल फिजिक्स टू सोशियोलॉजी। उसके बाद उन्होंने बात की थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस, यानी कि उद्विकास एवं प्रगति के सिद्धांत के बारे में। अगस्त कॉम्टे जानना चाहते थे कि जो पेड़ पर रहने वाले जो मंकीज थे, बंदर थे, उन्होंने आज तक के जो समय में ह्यूमन तक की जो जर्नी तय की थी, वो बहुत लंबी जर्नी थी, वो किस तरीके से तय की थी, उनके पीछे क्या क्या उनके लॉस थे, उनको जानना चाहते थे। जैसे उनका मानना था कि वो अपनी स्टडी में ये कंक्लूजन निकाला था कि जिस तरीके से जो ह्यूमन का जो माइंड है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरीके से जो माइंड ऑफ सोसाइटी है वो भी डेवलप हुआ है। जो कॉम्ट थे वो मनुष्य का जो शरीर है यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको अपने एग्जाम्पल के रूप में देखते थे। जैसे कि जो इन्फेंट होता है कोई, वो पहले इन्फेंसी में होता है, फिर वो एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था में जाता है, उसके बाद वो एक अडल्टहुड में जाते हैं यानी कि वयस्क अवस्था में जाते हैं। उसी तरीके से जो ह्यूमन है उसका जो ज्ञान है यानी कि उसकी जो नॉलेज है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरीके से समाज का जो डेवलपमेंट है वो भी उसी तरीके से हुआ है। उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने तीन उसकी जो स्टेजेस थी वो बताई थी। पहली थी थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी मेटाफिजिकल, फिर थी पॉजिटिविस्टिक यानी कि धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। उन्होंने हर स्टेज को एक डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा था। उन्होंने बताया था कि डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज। आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने डेफिनेशन जो दी थी सोशियोलॉजी की वो दी थी सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, और द डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने तीन मैंने आपको बताया जिससे अभी थ्योरेटिकल स्टेट्स दी थी। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी टू गोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ द डेवलपमेंट। पहली जो थी उन्होंने बताई थी हमारी थियोलॉजिकल या रिलीजियस और इमेजिनरी स्टेट। अगर हम पहली स्टेज की बात करें वो थी हमारी कौन सी स्टेज,
थियोलॉजिकल या रिलीजियस और इमेजिनरी, तीनों नाम आपको इसके अच्छे से ध्यान रखने हैं। कोई भी एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन देकर के पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी स्टेज थी, इसमें क्या बोला, दूसरी स्टेज थी उसमें क्या बोला। यानी कि पहली जो स्टेज थी वो थी हमारी धार्मिक स्तर यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें अकॉर्डिंग टू इट जो ओरिजिन है और जो बीइंग ऑफ सोसाइटी है इज बिकॉज ऑफ गॉड्स विश। इसमें पहले के जमाने में जैसे हम अपने आप से आपको रिलेट करके चलते हैं कि जैसे हम आज से अगर हमारी दादी नानी के जमाने की बात करें, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। वो लोग मानते थे कि जो सोसाइटी है वो किस लिए, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि गॉड की विश थी, यानी भगवान ऐसा चाहते थे इसलिए हुआ। जो किंग थे उसको क्या बोला जाता था उस टाइम पे, किंग जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होते थे, यानी कि जो अगर किंग जो कह रहा है वो हमारा भगवान के रूप में उसको माना जाएगा। So therefore all his orders should be obeyed and without considering their just or unjust intentions। यानी कि जो किंग ने कह दिया वही हमारा बस आंख कान सब बंद करके हमें वही सुनना है, क्योंकि जो किंग थे इज इक्विवेलेंट टू गॉड। और उसमें क्या जस्ट है यानी कि क्या न्याय है क्या अन्याय है उसको हमें नहीं सोचना है। According to this view, the king can perform any activity and for that he is answerable only to God and none other। यानी कि जो किंग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करे हैं, किंग कुछ भी ऑर्डर्स दे रहे हैं, किंग जो भी राज्य जो होता था कुछ भी करता था उसके लिए वो सिर्फ किसके किसके प्रति उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी है आंसरेबल टू ओनली गॉड, भगवान को उसको उत्तर देना है। यहाँ पे इंसान उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। According to Comte, even in this stage, there are three sub-stages. Comte के according ये जो stage थी, इसमें भी three sub-stages थी। पहली थी fetishism, second थी polytheism, and third one is हमारी monotheism। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्टेज थी, सब स्टेज जो थी, उसमें द लाइफ फोर्स इज एक्सपीरियंस इन एवरी ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली देयर इज कंप्लीट ट्रस्ट ऑन मैजिक एंड मिरेकल्स। यानी कि हर चीज में भगवान बसता है ऐसा बोला जाता था, और जो मैजिक और मिरेकल्स होते थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जाता था। सेकेंड जो थी हमारी पॉलिथिज्म की स्टेज थी। पॉलिथिज्म का पॉली का मतलब होता है मेनी। तो इन second सब stage the human mind is better organized and as a result man is irritated numerous gods and magic etc and the feelings arises that he should see him them as a united form। तो उसका मानना था, उनका उस टाइम के जो लोग थे उनका ये मानना हो गया था कि जो गॉड है उसको हम लोग पॉलिथिज्म के बेसिस पे देखते हैं। एज अ रिजल्ट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर क्रिएटेड हु रिप्रेजेंट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे कि हमने पानी के लिए अलग देवता, हमें रोशनी मिल रही है उसके लिए अलग देवता, बारिश हो रही है तो उसके लिए अलग देवता, पेड़ है उसके लिए अलग देवता। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो सेग्रीगेशन था गॉड्स का वो कर दिया गया था हमारी कौन सी स्टेज में, पॉलिथिज्म की स्टेज पे। वहीं अगर हम मोनोथिज्म की बात करें तो मोनो का मतलब होता है एक। बट बिकॉज ऑफ दीज न्यूमरस गॉड्स एंड गॉडेसेस साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन कंटिन्यूज। अब क्या होता है कि अगर हमें इतने सारे गॉड्स की हमें पूछा करनी है कि पानी के लिए अलग है, सूरज अलग देवता है, इंद्र देवता अलग है, अलग अलग देवता है, तो उसके लिए हमारे जो ह्यूमन माइंड है धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो हमने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कंटिन्यू कर रहा है। इस रीजन से हमने क्या किया कि जो डिवोशन था अलग अलग में उनको हमने बंद कर दिया, और हमने क्या किया कि हर चीज के लिए जो पावर है वो यूनाइट करती है किसमें, एक देवते में, यानी कि वन गॉड या गॉडेस का कॉन्सेप्ट आया। सेकेंड स्टेज थी हमारी मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। मेटाफिजिकल यानी कि तात्विक स्तर। अगर हम इसकी बात करें तो ड्यूरिंग द मेटाफिजिकल स्टेज चेंज टेक्स प्लेस इन द इवेंट एंड फॉर्म ऑफ किंग्स पावर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब जो जैसे पहला माना जाता था कि जो सब कुछ है वो कौन कर रहा है, किंग कर रहा है, बिकॉज ही इज इक्विवेलेंट टू गॉड, लेकिन अब उसमें चेंज आने लग गया। द बिलीफ इन डिवाइन पावर इज डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ नेचुरल राइट्स। यहाँ पे बात किसकी की गई थी, यहाँ पे बात की गई थी, फिर लोगों को जब थोड़े थोड़े उनके माइंड ग्रो हुआ तो उनमें बात की गई थी नेचुरल राइट्स की बात की गई। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस स्टेज आर मोर प्रोग्रेसिव देन दोज ऑफ द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी वो ज्यादा पावरफुल थी, यानी कि ज्यादा हमारी प्रोग्रेसिव थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेज। एट दिस स्टेज द अनलिमिटेड पावर जो थी किंग की उसको हमने यहाँ पे खत्म कर दिया था, एंड इन इट्स प्लेस हमारा क्या आया था, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की गई थी। द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की गई कि जो फोकस था वो इंडिविजुअल्स पर ज्यादा दिया गया था। नेक्स्ट जो स्टेज थी वो थी हमारी पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेट का मतलब था हमारा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्टेज। इसको हम लोग, इसमें क्या था कि जो इन दिस स्टेज इट इज नेचुरल टू प्रोड्यूस न्यू इन्वेंशंस हो रहे थे। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, नेचुरल रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस किए जा रहे थे उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। जो पिछले जो हमारी जो स्टेज रही हैं दो उनसे ज्यादा यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज को गेन किया गया, यहाँ पे सिस्टमेटाइजेशन की बात ज्यादा की, और ये बोला गया कि ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हाईएस्ट स्टेज है। किसने बोला था ये बोला था हमारे अगस्त कॉम्ट ने। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अगस्त कॉम्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कौन सी थी, वो थी हमारी पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेट। कॉम्ट एक्सप्लेन्ड द सिस्टम ऑफ सोशल चेंज इन कन्फर्म स्टेप्स
फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि उन्होंने एक स्टेप्स की बात की थी, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन की बात की थी कि सबसे पहले सोसाइटी जो थी हमारी वो सिंपल थी, उसके बाद हमारी थियोलॉजिकल से हमारी कौन सी में आई थी, थियोलॉजिकल के बाद मेटाफिजिकल में आई, उसके बाद हमारी साइंटिफिक स्टेट में आई। तो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स में हुआ है। कॉम्टे की जो इंटरप्रिटेटेड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस दिया था, यानी कि साइंस को हम किस हिसाब से हायरार्की में लगा सकते हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहले हमें बताया था वो तो सबसे पहले हमारी आती है मैथ्स, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी और फिर सोशोलॉजी। इसको आपको शॉर्टकट में याद रखना है, तो उसका शॉर्टकट है, सबसे पहले हमारा मैथ्स आया तो एम, फिर उसके बाद आया हमारा एस्ट्रोनॉमी ए, उसके बाद हमारा आया फिजिक्स यानी कि पी, तो ये हो गया हमारा मैथ। उसके बाद हमारा आया केमिस्ट्री इज सी, उसके बाद हमारा बायोलॉजी इज बी, उसके बाद हमारा आया सोशोलॉजी मींस एस। तो आपको इसको शॉर्टकट में याद रखना है सीक्वेंस में, क्योंकि आप काफी बार पूछ लिया जाता है इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए, बहुत एग्जाम्स में बोला भी गया है। तो इसको मैप सीबीएस आपको याद रखना है इसके आपको न्यूमोनिक्स के रूप में। टू प्रेजेंट अ क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ साइंस, कॉम्टे चूज द थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग डिपेंडेंसी। उन्होंने कौन सी थ्योरी को चूज किया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए? डिपेंडेंसी की थ्योरी जो थी। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू कॉम्टेज थिंकिंग, नॉलेज और एवरी ब्रांच ऑफ साइंस इज डिपेंडेंट, यानी कि जो हमारी साइंस की जो नॉलेज है, यानी कि जो भी ब्रांच है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि वो एक हायरार्की में ही काम करती है। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, एवरी साइंस इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द लास्ट साइंस बट कीप नर्चरिंग दीज साइंस विद देयर डिस्कवरीज। यानी कि ऐसा नहीं है कि साइंस एक उस पर आकर के रुक जाती है, बल्कि वो नर्चर करती रहती है, अपनी नई नई डिस्कवरीज करती रहती है, जिसके बेसिस पे वो और ज्यादा हायरार्की में एडवांसमेंट करती जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया था, इन दिस हायरार्की ऑफ साइंसेस द प्रीमियर प्लेस इज गिवन टू मैथमेटिक्स, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई मैथमेटिक्स को। दिस इज बिकॉज कॉम्टे का जो बिलीव था वो माना था कि मैथमेटिक्स इज द ओल्डेस्ट एंड फंडामेंटल एंड फ्लॉलेस साइंस, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है और सबसे पुरानी और फंडामेंटल हमारी साइंस है, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स को सबसे ऊपर रखा था। Comte was not satisfied by the prevalent metaphysical and religious methods of his time to study social events. इसलिए he gave the highest importance to scientific technique. उन्होंने अपने टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी? साइंटिफिक टेक्निक्स को दी थी। उसके बाद उन्होंने दो तरीके के हमें सोशोलॉजी को जो डिवाइड किया, दो पार्ट्स में किया था। पहला था सोशल स्टैटिक और दूसरा था सोशल डायनेमिक की बात की थी। सोशल स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सोशल स्टैटिक का मतलब होता है स्टडीज द कंडीशन ऑफ सोशल ऑर्डर को पढ़ना, और डायनेमिक का मतलब होता है, डायनेमिक जैसा टर्म इंडिकेट कर रहा है, चेंज को पढ़ना, उस टाइम पे जो चेंजेस आ रहे थे उनको पढ़ना। वहीं पर अगर हम बात करें कि ही डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ लॉज ऑन द सोसाइटी, सोशल स्टैटिक में लॉज को पढ़ते हैं, और डायनेमिक में जो इंडिविजुअल सक्सेसिव स्टेजेस हो रही हैं, जो डेवलपमेंट होता जा रहा है स्टेजेस में, उनको पढ़ना। और सोशल स्टैटिक में मानना था कि सोशल स्टैटिक में जो फैमिली है ना वो बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, और सोशल डायनेमिक में वो कहते थे कि जो सोसाइटी है वो इंटीग्रेटेड है, आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि दे आर ऑल इंटीग्रेटेड। सो दैट्स इट अबाउट अगस्त कॉम्टे। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में सारे टॉपिक्स जो एग्जाम से रिलेटेड है वो सारे पढ़ाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।